अतिशय चांगला दिवस आहे. भगवान गोरक्षनाथ यांच्या प्रगट दिवस त्यांना नमन. आद्य क्रांतीवीर लौहजी प्रताप भावे यांची जयंती त्यांना कोटी कोटी प्रणाम. हमने बाला साहब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया और मैं शिंदे जी आपको और आपकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का
जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र क्या कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा क्या? साथियों, महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग संभाजी नगर से होकर गुजर रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ गया है। जलगांव, धुलिया, सोलापुर से हाईवे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, महायुति सरकार बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है। शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को हुआ है। अकेले इस क्षेत्र में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के समझौते हो चुके हैं। 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां आ चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी। इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजी नगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। साथियों, महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। साथियों,
अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई। जलयुक्त शिवार योजना से मराठवाड़ा में जल संकट सुधरना शुरू हुआ था, लेकिन भाइयों बहनों, बीच में 2.5 साल के लिए इन अगाड़ी वालों की सरकार आ गई थी। इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। जब महायुति की सरकार आई तो ये काम दोबारा शुरू हुआ। छत्रपति संभाजी नगर में पानी की सप्लाई के लिए महायुति सरकार ने 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए थे। इस पर भी अगाड़ी वालों ने ब्रेक लगा दिया था। अब जब उसे दोबारा शुरू किया गया है तो इस योजना की लागत बहुत बढ़ गई है। इसके लिए अब केंद्र सरकार अलग से 700 करोड़ रुपए दे रही है। ये फर्क है महायुति और अगाड़ी वालों में। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में सरकार पानी और सूखे से मुक्ति दिलाने वाली होनी चाहिए या इन योजनाओं को ठप करने वाली होनी चाहिए? ये अगाड़ी वाले बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे। तरसाएंगे कि नहीं तरसाएंगे? इसलिए विशेषकर मैं माताओं बहनों को कहता हूं, ये अगाड़ी वालों को घुसने ही मत देना, वरना आपको पानी के लिए भी तरसा के रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति के लिए हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। विकसित महाराष्ट्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। यहां कपास के किसान बहुत बड़ी भारी मात्रा में है। हमारी सरकार कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क खुलने से स्थानीय कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के 1,20,00,000 किसानों को 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जमा हो चुका है। छत्रपति संभाजी नगर के ने भी 4 लाख से ज्यादा किसानों को
यहां मेरे किसान भाई बहनों को फायदा मिला है। महायुति सरकार की नमो शेतकरी योजना की वजह से किसानों को डबल पैसा मिल रहा है। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5,000 रुपये दे रही है। महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। हम इस प्रयास में लगे हैं कि अब हमारे किसान भाई बहनों को बिजली बिल की चिंता ही ना हो। इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। यही नहीं, हमने डेयरी के काम में जुटे किसानों की भी चिंता की। हम गोपालक, पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस यहां माड़ी समाज को गवंडी समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस लोहार को सुतार से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सोनार और कुंभार में
जाति के नाम पर लड़ाई हो जाए, ये लोग वाणी और तेली जैसे समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये नावी धोबी को लड़वाने की फिराक में है। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं, हम एक हैं तो साथियों, मैं आज देशभक्तों की इस भूमि मराठवाड़ा की धरती से एक और जरूरी अपील करना चाहता हूं। इस धरती ने सदियों से भारत की अखंडता के लिए, भारत माता के लिए बलिदान दिए हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए देशभक्ति सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरी ओर ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कराया है। आपने टीवी में, अखबारों में देखा होगा। आपको ध्यान होगा, जब हमने कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई थी तो कांग्रेस ने संसद के भीतर उसका विरोध किया था। अदालत में भी वकील बन करके कांग्रेसियों ने 370 के हमारे निर्णय को खत्म करने के लिए रात दिन मेहनत की थी, बेशर्मी के साथ मेहनत की थी। और अब ये फिर से 370 को लागू करके कश्मीर का अलग संविधान बनाने की योजना बना रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान चले, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटे, ये हर देशवासी का संकल्प है। लेकिन कांग्रेस का सपना क्या है? कांग्रेस का सपना कश्मीर से बाबा साहब के संविधान को हटाने का है। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ये सपना देख रहा है तो वो कांग्रेस और उसके साथी है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों को क्या महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, संभाजीनगर के मेरे भाई बहन ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? साथियों, हमें महाराष्ट्र में एक मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। कुर्सी के लिए
आपस में लड़ने वाले अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र के हित में कभी काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में महायुति उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगले 5 साल में महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी संकल्प के साथ आप सबका ये प्यार, ये आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।